हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, ये हमारे लीगल एप्टीट्यूड की 35th क्लास है और लीगल एप्टीट्यूड में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 5th क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक क्या दिए हुए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नाम अपने आप में क्या सजेस्ट कर रहा है कि बेसिकली ये क्या है? डायरेक्शंस है। ये क्या है? डायरेक्शंस। मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्शंस दिए। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्शंस दिए किसको? स्टेट को। किसको? स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट्स को, कि जी आपको देश चलाना है। देश चलाते हुए आप कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखिए। इसका मतलब ये राइट्स नहीं है। दीज आर नॉट राइट्स। मतलब हम इनको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। हमारे पास ये लीगल राइट्स नहीं है, बल्कि ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर स्टेट को देश चलाना है। ठीक है। The subcommittee on fundamental rights constituted by the Constituent Assembly had suggested two types of fundamental rights. एक तो वो जो कि फंडामेंटल राइट्स में ही कवर हो गए पार्ट 3 के अंदर, और दूसरे वो जो कि डिफरेंट नेचर के थे, जिसकी वजह से उन्हें हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। बात कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। इनको हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए पुट सेपरेटली इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द हेडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए स्टेट को ये देश चलाना है। ठीक है। दे आर गाइडलाइंस। दे आर गाइडलाइंस। ये लॉ नहीं है। मतलब इनके बेसिस पर हम स्टेट के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। तो दे आर ओनली गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट टू लीड द कंट्री। आर्टिकल 37 ने ये बात बड़ी क्लियरली कह दी है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट, मतलब कि पार्ट 4, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country. तो मतलब क्लियर कट कहा गया कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है स्टेट को इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, देश चलाने में, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन लॉ मेकिंग। ठीक है जी। तो फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन के आगे ये पार्ट खुला है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 36 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो 37 ने बड़ा क्लियर कट कह दिया है कि भैया दीज कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। तो जी क्या डिफरेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर? कहता है जी डायरेक्टिव्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स, जबकि अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया जा सकता है। आर्टिकल 32 में लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है जी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिसिएबल राइट्स, मतलब ऐसा कोई राइट क्रिएट नहीं हो रहा जिसके जस्टिस के लिए हम कोर्ट जा सके इन द फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल, राइट। Directives require to be implemented by legislation, and so long as there is no law carrying out the policy laid down in directives, neither the state nor an individual can violate any existing law. तो जी जो डायरेक्टिव्स हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टेट इन डायरेक्टिव्स को बाय लॉ इम्प्लीमेंट कर सकती है। ठीक है जी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई लॉ है नहीं या लॉ बनाए जा रहे हैं, तो मतलब बाय लॉ इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ ये तब बनेंगे हमारे राइट्स जब इनसे रिलेटेड कोई लॉ होगा। अगर इनसे रिलेटेड कोई लॉ नहीं है तो ये हमारे राइट्स नहीं बन सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप आर्टिकल 38 देखें,
तो आर्टिकल 38 क्या कह रहा है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो मतलब भैया गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर वेलफेयर के लिए सोशल ऑर्डर सिक्योर करेगी। गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए सोशल ऑर्डर सिक्योर करेगी। कैसे सिक्योर करेगी? स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, justice, social, economical and political, हर तरह से कहता है वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से shall inform all the institution, मतलब देश के हर इंसान के लिए, हर जाति के लिए, हर प्रजाति के लिए, सबके लिए जुडिशियल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, पॉलिटिकल वेलफेयर कौन सिक्योर करेगा? स्टेट सिक्योर करेगी, राइट। फिर कहा जी कैसे सिक्योर किया जाएगा? बाय मिनिमाइजिंग द इक्वालिटीज इन द इनकम एंड endeavor to eliminate inequalities in the status, inequalities in the facilities, inequalities in the opportunities। तो इनको ख़त्म करके स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में, फैसिलिटीज़ में इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करके नॉट ओनली अमंग द इंडिविजुअल्स, कहता है सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात नहीं की जा रही, बल्कि अलग अलग जातियों, प्रजातियों, अलग अलग समूह, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में भी कोई इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जिस स्पेसिफिक इस चीज़ को लेकर लॉ लाया जाए तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि देखिए जी गवर्नमेंट का ये लॉ है जिसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर जॉब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट का ऐसा कोई लॉ नहीं है तो हम उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। इसीलिए कहा गया है कि भैया डायरेक्टिव्स रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द लेजिस्लेशन, डायरेक्टिव्स पर से डू नॉट कन्फर अपॉन और टेक अवे एनी लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटर, ठीक है। तो कुल मिला के ये कोई लॉ नहीं है, ये किसी लेजिस्लेटिव पावर से कोई पावर नहीं ले रही है या फिर किसी अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर से कोई लेजिस्लेटिव पावर दे नहीं रही है। तो कुल मिला के ये लॉ नहीं है, तो सिंपल गाइडलाइंस है भाई, स्टेट को ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट को वैसा करना चाहिए, लोगों का ख्याल रखना चाहिए, बारिशों के दिनों में लोगों को फ्री शेल्टर देना चाहिए, रैन बसेरे बनाने चाहिए, अगर फ्लड आ गई है तो उस केस में स्टेट को लोगों को खाना प्रोवाइड करना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए, इनइक्वालिटीज़ ख़त्म करनी चाहिए, पॉवर्टी हटानी चाहिए। मतलब कुल मिला के जो एक चुनाव में पार्टीज़ के जो एजेंडे होते हैं वो क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। Courts cannot declare any law void on the ground that it contravenes any directive principle। तो कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि किसी भी लॉ को void डिक्लेयर कर दे क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। The court are not competent to compel the government to carry out any directive। कोर्ट गवर्नमेंट को कंपेल भी नहीं कर सकती कि इनइक्वालिटी हटाओ जी, गरीबी हटाओ जी, राइट, और टू मेक एनी लॉ फॉर दैट पर्पस। गवर्नमेंट की खुद की मर्जी है, गवर्नमेंट चाहे तो बाय लॉ इम्प्लीमेंट कर सकती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। दो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव्स, इट कैन डू सो ओनली सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। चलिए जी अब मेन चीज़ पे आ जाइए, डायरेक्टिव्स कौन कौन से हैं। एक तो 38 जो हमने देखा, इनइक्वालिटी हटाने से रिलेटेड, राइट, जुडिशियल फील्ड में, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कहता है सारे इंस्टीट्यूशंस के वेलफेयर से रिलेटेड। फिर जी आर्टिकल 39 देखिए, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल 39, तो स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग क्या जी, दैट द सिटीजन्स, चाहे वो मैन है वुमेन है, इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो वही वाली बात होगी ना, ख्याली बातें होगी ना एक तरह से कि भाई देश के लोगों के पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होने चाहिए, राइट। दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज
बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गोल, कि पूरे देश के पास जितने भी मटेरियल है, जितने भी रिसोर्सेज है, वो सब में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि सबका भला हो, राइट। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई रोड पे रह रहा है और कोई करोड़ों के मकान बना के रह रहा है। That the operation of the economic system do not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. That there is equal pay for equal work both men and women. होता है कभी ऐसा? नहीं होता जी। That the health and strength of workers, men and women, and the tender age of the children are not abused, and that citizens are not forced by the economic necessity to enter a vocations unsuited to their age or strength। देखिए बात कितनी अच्छी लिखी हुई है कि भाई कोई भी ज़बरदस्ती ऐसा काम ना करे जो वो नहीं कर सकता, जो वो नहीं करना चाहता। इसका मतलब एक बच्चे से, 5 साल के बच्चे से कोई ऐसा काम ना करवाया जाए जो उसकी उम्र के अकॉर्डिंग नहीं है, एज के अकॉर्डिंग नहीं है। लेडीज़ से ऐसा काम ना करवाया जाए जो उनके लिए रिस्की है। पर ऐसा होता कहाँ है, राइट। मजबूरी में हर किसी को हर तरह का काम करना पड़ता है। तो ये अगेन दोबारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट लॉ, दे आर बेसिकली गाइडलाइंस जस्ट टू डायरेक्ट द स्टेट, कि आपको देश चलाते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पूरा हो पाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो पाए तो आपके ऊपर कोई कोर्ट में केस करने नहीं जा सकता इन चीज़ों के बेसिस पर। That children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment। मतलब बातें देखिए कितनी अच्छी अच्छी लिखी हुई है, पर एक्चुअल में होता ही है। हाँ जी, फिर आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड free legal aid. The state shall secure that the operation of the legal system promotes justice। ये तो खैर फंडामेंटल राइट भी है, अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 14, राइट। तो ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस, ऐसा लीगल सिस्टम बनाया जाए जो कि न्याय को फैलाए। ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जस्टिस के सामने, राइट। एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड, जहाँ तक हो सके अगर किसी के पास कानूनी सलाह लेने के लिए पैसे नहीं है तो स्टेट उसे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे, राइट। ये चीज़ होती भी है। अगर आपके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है तो फिर आपको गवर्नमेंट वकील प्रोवाइड करती है बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम और इन एनी अदर वे to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by the reason of economic or other disabilities। मतलब ये तो क्लियर कट कहा गया कि ऐसा ना हो कि कोई गरीब है अपने लिए वकील ही हायर नहीं कर सकता तो वो अपने आप को बेगुनाह प्रूव ही ना कर पाए, ऐसा काम ना हो। अगर कोई गरीब है वकील हायर नहीं कर सकता तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वकील का इंतजाम करवा के दे ताकि वो अपनी बेगुनाही प्रूव कर सके, राइट। हाँ जी, आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पावर्स। पंचायत को ऐसी पावर्स दी जाए, ऐसी अथॉरिटीज दी जाए कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करे, राइट। मतलब छोटे मोटे मुद्दे पंचायत खुद ही सुलझा ले, जिसके लिए उसे गवर्नमेंट या बार बार कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़े। और एक्चुअल में पंचायत को इतनी पावर दी गई है, राइट। Right to work, to education and to public assistance in certain cases, Article 41, state shall within the limit of its economic capacity and development make effective provisions for securing right to work। काम करने का हक सबको मिलना चाहिए, काम सबको मिलना चाहिए, पढ़ने का हक सबको मिलना चाहिए, पढ़ाई सबको मिलनी चाहिए। पब्लिक असिस्टेंस मतलब जितने भी जन सेवक है, राइट, तो पब्लिक असिस्टेंस सबको मिलनी चाहिए इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट एंड इन अदर केस ऑफ अनडिजायर्ड वांट। तो जी जो जन सेवक हैं हमारे वो सबकी जन सेवा करे, वो सबकी सेवा करे। ऐसा नहीं है गरीब है तो भैया इसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ का इंतजाम होना चाहिए,
ओल्ड एज होम्स का इंतजाम होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ जी, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। भैया इंसान को इंसान समझो, लेबर को लेबर समझो, वर्क कंडीशन जायज़ होनी चाहिए, इंसान जहाँ काम कर सके ऐसा ऐसी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, और मैटरनिटी रिलीफ प्रॉपर मिलना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पर लेडीज़ को। हाँ जी, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर द वर्कर, स्टेट शैल endeavor to secure by suitable legislation or economic organizations or in any other way to all workers, agricultural, industrial and otherwise, all workers, चाहे वो agricultural worker हो, industrial worker हो या कोई और worker हो, state shall endeavor to secure work, a living wage, conditions of the work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities। तो कुल मिला के यार कम से कम इतनी तनख्वाह तो स्टेट को इंश्योर करनी चाहिए काम करने वालों की, लेबर की, मिनिमम कुछ तो वेज होना चाहिए ना। एक तो एक मिनिमम वेज एक्ट भी है हमारे पास, आप पढ़ोगे आगे जाके, भाई कम से कम इतनी तनख्वाह तो बाऊ लोगों को देनी पड़ेगी लेबर को, इस क्लास के लेबर को कम से कम इतनी तनख्वाह, इस क्लास के लेबर को कम से कम इतनी तनख्वाह, ताकि वो एक डिसेंट लाइफ जी सके। मेहनत कर रहे हैं तो उनका हक है डिसेंट लाइफ जीना, लाइफ को एंजॉय कर सके, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय कर सके। एंड इन पर्टिकुलर स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को तो स्पेसिफिकली हाईलाइट किया गया है, प्रमोट करने के लिए स्टेट को काम करना चाहिए। आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो देखिए, अगर वर्कर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो वर्कर अपनी बात मैनेजमेंट तक पहुंचा पाएंगे, मैनेजमेंट उनको समझेगी, मैनेजमेंट समझेगी जो हमारे साथ बैठा है ये भी इंसान है, सिर्फ गधा या घोड़ा नहीं है सामान ढोने वाला, राइट। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से द स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी अदर वे टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स in the management of undertaking, establishment or other organization engaged in any industry. Uniform civil code for the citizens, state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। मतलब ऐसा ना हो कि किसी ग्रुप के ऊपर कुछ सिविल कोड्स एप्लीकेबल है, जीने का तरीका, रहने का तरीका, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, और कुछ के ऊपर कुछ और। इंडिया में तो फ्री है, आप अपनी मर्जी से खा सकते हैं, जी सकते हैं, अपनी मर्जी से पहन सकते हैं, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं, राइट। तो सबके लिए ये चीज़ फ्री है। प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन द पीरियड ऑफ 10 years फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 10 साल के अंदर अंदर कहा कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन until they complete age of 14 years। तो ये तो हमने ऊपर फंडामेंटल राइट्स में भी देखा था। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। तो वही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करना स्टेट की जिम्मेदारी है, राइट। वो एक्सप्लॉइट ना हो ये देखना स्टेट की जिम्मेदारी है। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 47, स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू its people and the improvement of public health as among its प्राइमरी ड्यूटीज। ये स्टेट की प्राइमरी ड्यूटीज, राइट। एंड इन पर्टिकुलर स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स व्हिच आर इंजीरियस टू हेल्थ। तो स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट ध्यान रखे कि एक मेडिसिन के तौर पे लेना तो अलग चीज़ है,
अगर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है तो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है जैसे कि अल्कोहल है या फिर ड्रग्स है, चरस, गांजा, अफीम, इनको इनके कंजम्पशन को प्रोहिबिट करे स्टेट, राइट, ताकि पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी बनी रहे। Organization of agriculture and animal husbandry. State shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, मॉडर्न तरीके लाए जाए, इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाए, राइट। तो इसकी वजह से देखिए हम लोग अपना पेट भर सकते हैं, जो माल न्यूट्रिशन की दिक्कत है वो ख़त्म हो सकती है और हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहला तो देश का पेट भरना है, राइट, वो तभी पॉसिबल है जब मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जाएगी एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में। तो स्टेट का काम है फार्मर्स को एजुकेट करना, प्राइम प्रोड्यूसर्स हैं उनको एजुकेट करना, उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में इंपोर्ट करना, उनको बेसिकली हेल्प करना। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी स्टेट का काम है जी। प्रोटेक्शन ऑफ monuments and places and objects of national importance, बट obvious सी बात है तो स्टेट का काम है, राइट। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कहने को छोटा सा पॉइंट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कोर्ट्स को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए। अगर मान के चलिए, अब सिंपल सी बात है, पुलिस कमिश्नर क्या है, कहता है जी एक एग्जीक्यूटिव है, और जज क्या है, कहते हैं जी एक जुडिशरी है। अगर ये दोनों मिल जाए तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। मतलब जो पुलिस कमिश्नर कहे अगर वही सारी बात जज मान जाए तो भैया पुलिस कमिश्नर अपनी पावर्स का कितना मिसयूज कर सकता है। कोई इनोसेंट है उसको भी क्रिमिनल प्रूव करवा सकता है, राइट। इसलिए कहा गया कि एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशरी पावर को बिल्कुल सेपरेट रखा जाए, राइट। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जी ये सारे हमारे पास क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगेन कह रहा हूँ कि दीज आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इवन यू कैन नॉट गो अगेंस्ट स्टेट इन द कोर्ट फॉर द enforcement of these principles. Basically these are the guidelines on which state shall run this country, right। फिर जी अब फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, मतलब कुल मिलाकर आपने स्टेट को ये बताया कि हमारे ये राइट है, आपने ये बता दिया स्टेट को ऐसे काम करना चाहिए, लेकिन सिटीजन्स की भी तो कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए ना। जो लोग देश में रह रहे हैं उनकी भी तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए ना। तो जी आर्टिकल 51A के अंदर वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई, ठीक है जी। आप देश में रह रहे हैं, कुछ आपकी भी ड्यूटीज़ बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, आंसरेबिलिटी बनती है, हाँ जी। द ऑब्जेक्टिव इन इंट्रोड्यूसिंग दीज ड्यूटीज़ इज़ नॉट लेट डाउन इन द बिल। बिल में बताया ही नहीं गया कि भाई ये ड्यूटीज़ क्यों लाई जा रही है, एक्सेप्ट दैट सिंस द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स आर नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोचा गया कि भाई सिटीजन्स की ड्यूटीज़ भी बताई जाए, सिर्फ राइट नहीं है, ड्यूटीज़ भी है सिटीजन्स की, हाँ जी। दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर क्या क्या हैं जी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इन इट्स आइडल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। भैया ये आपकी ड्यूटी है कि आप कसम खाएं कि हम अपने संविधान को मन वचन कर्म से पालन करेंगे, राइट। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा पालन करेंगे, हम कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है जी। हम अपने आइडल्स की, अपने इंस्टीट्यूशंस की, अपने नेशनल फ्लैग की, अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। तो कुल मिलाकर जिन नोबल आइडियाज़ की वजह से हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त करी,
जिस सोच को लेकर, जिन विचारों को लेकर, जिन ख्यालों को लेकर हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त करी, हम उन विचारों को और बढ़ाएंगे और हम उन विचारों का सम्मान करेंगे, उन विचारों को फॉलो करेंगे। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द sovereignty, unity and integrity of India. To defend the country, जब भी जरूरत पड़ेगी हम कंट्री की रक्षा में सदैव खड़े रहेंगे। And render national service when called upon to do so. To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India. कुल मिलाकर हम है तो सारे हिंदुस्तानी, राइट? तो हम सब मिलकर गाना गाएंगे, हम हिंदुस्तानी, ठीक है? तो रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर या सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ की बेसिस पर हम लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि वुमेन की डिग्निटी को हार्म करे, डेट्रॉइट करे, राइट? To value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment, जैसे कि फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है। तो कुल मिलाकर नदियाँ गंदी नहीं करेंगे, हम अपने जंगल साफ नहीं करेंगे, मतलब काटेंगे नहीं, राइट? रिवर्स को गंदा नहीं करेंगे, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, अंधविश्वास को छोड़कर साइंटिफिकली चीज़ों को देखेंगे, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। मतलब सबसे पहली चीज़ तो अंधविश्वास को हम त्याग देंगे। दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ को मानने से पहले क्वेश्चन करेंगे, क्या और क्यों। किसी भी चीज़ को आंख बंद करके फॉलो नहीं करेंगे। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्योर वायलेंस, राइट? To strive towards excellence in the sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievements. तो बेसिकली ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड एंड वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, कम से कम जब वो 6 साल का होगा और 14 साल तक हम उसे पढ़ाएंगे। Since the duties are imposed upon the citizens and not upon the state, legislation is necessary for their implementation. Fundamental duties cannot be enforced by हाँ जी, तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हो गया हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वी आर डन विद द फंडामेंटल राइट्स। अब तो थोड़ा सा रह गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हार्डली 2 क्लासेस में इट विल बी ओवर। तो नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट विद द सिटीजनशिप। ठीक है जी, चलिए, टेक केयर।